हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। और थर्ड सेमेस्टर में मैंने अभी तक आप लोगों को 6 यूनिट का भली भांति अध्ययन करा दिया है। आपके इस पेपर का अभी 2 यूनिट और बचा हुआ है, जिसमें आपका जो 7वां यूनिट है वो शिक्षा के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। जैसा कि देखिए, मैंने आप लोग को जब सिलेबस बताया था, आपको बताया था कि आपके इस पेपर का नाम क्या है कि शिक्षा का दार्शनिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। तो अभी तक हम लोगों ने 6 यूनिट में शिक्षा के दार्शनिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य के बारे में अध्ययन कर लिया है। आगे का जो 2 यूनिट है, जिसमें 7वां यूनिट जो है आपका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से रिलेटेड है और जो 8वां यूनिट है वो आर्थिक परिप्रेक्ष्य से रिलेटेड है। तो आज की क्लास देखिए, आपकी जो है इस सेमेस्टर की जो है 7वीं क्लास है। देखिए, यूनिट 7 की क्लास है और इसमें हमको पढ़ना है शिक्षा का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। इस पेपर का देखिए नाम क्या है, शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। इसमें हम लोगों को क्या अध्ययन करना है, शिक्षा का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, यानी शिक्षा से संबंधित राजनीति के क्षेत्र में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, अपने देश के संविधान में क्या चीजें उपलब्ध कराई गई हैं, इन्हीं सारी चीजों को इस क्लास में पढ़ना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बीए थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र। आपके इस यूनिट का नाम क्या है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। इसमें देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, आपके सिलेबस में दिया गया है कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी, मौलिक कर्तव्यों में किस तरीके से शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और फिर उसके बाद आपको इसमें देखना है कि नीति निर्देशक यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्वों में शिक्षा से संबंधित कौन कौन से प्रावधान किए गए। अब देखिए, इसको हम लोग शुरुआत किया जाए। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि शिक्षा का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से गहराई से जुड़ी हुई। यानी शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि केवल ज्ञान प्राप्त होना, बल्कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में समाज से जुड़े रहना। राजनीति जो है शिक्षा को दिशा देती है और शिक्षा राजनीति को संस्कारित करती है। यानी शिक्षा को दिशा कौन देता है, राजनीति देती है, और राजनीति को शिक्षा क्या करती है, संस्कारित करती है, उनके अंदर संस्कारों को विकसित करती है। शिक्षा और राजनीति एक दूसरे के पूरक, यानी अच्छी राजनीति के द्वारा, अच्छी सरकार के द्वारा शिक्षा को बेहतर बनाया जाता है और वही बेहतर शिक्षा फिर राजनीति के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बेहतर तरीके से संस्कारित करती है। शिक्षा नागरिक तैयार करती है और राजनीति उन नागरिकों के माध्यम से शासन को संचालित करती है। यानी शिक्षा के माध्यम से अच्छे नागरिक, पढ़े लिखे और योग्य तैयार होते हैं और फिर उन्हीं योग्य नागरिकों के आधार पर राजनीति क्या करती है, शासन को संचालित करती है। अपने ऑफिसों में, अपने कार्यालयों में बेहतर कर्मचारी के रूप में उनको भर्ती करके फिर देश को चलाने का कार्य करती है। अब देखिए, शिक्षा का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होती है। तो शिक्षा का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य है शिक्षा को राज्य, शासन, नीतियों, लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों के संदर्भ में समझना। यानी शिक्षा का राज्य के संदर्भ में, शासन के संबंध में, विभिन्न प्रकार की नीतियों के संबंध में, लोकतांत्रिक मूल्यों के संबंध में, नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों के संदर्भ में किस तरीके से हमको जानना है, समझना है, यही शिक्षा का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य कहलाता है। अर्थात देखिए, इसको दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्ति का विकास नहीं, बल्कि राष्ट्र और लोकतंत्र का विकास भी है। ठीक, अब देखिए, शिक्षा और राजनीति की रिलेशन को देख लेते हैं, एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो पहला देखिए क्या है कि नीति निर्माण से संबंधित है। शिक्षा नीतियां जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी 2020 की शिक्षा नीति और 1986 की, इन दोनों ने देखिए राजनीतिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए बेहतर तरीके से शिक्षा के प्रावधान को उपलब्ध कराया। फिर उसके बाद देखिए, राज्य का नियंत्रण, शिक्षा व्यवस्था का संचालन सरकार के अधीन होता है। तीसरा देखिए, इसके बीच रिलेशन क्या है, विचारधारा का प्रभाव, शासक दल या व्यवस्था की जो विचारधारा होती है वह शिक्षा की दिशा निर्धारित करती है। जिस प्रकार का शासक दल देश पे शासन करेगा, उसी प्रकार की विचारधारा,
उस देश की शिक्षा व्यवस्था में देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए चौथा क्या है, नागरिकता का निर्माण। अच्छी शिक्षा के द्वारा देखिए नागरिकों को राजनीतिक जागरूकता और जिम्मेदारी भी सिखाई जाती है। समानता और न्याय, शिक्षा सामाजिक राजनीतिक समानता स्थापित करने का एक बेहतर माध्यम। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच का रिलेशन है, शिक्षा और राजनीति। अब देखिए शिक्षा की राजनीतिक भूमिकाएं यानी पॉलिटिकल रोल्स ऑफ एजुकेशन क्या क्या है। तो पहला रोल देखिए क्या है कि लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। इसके अंतर्गत शिक्षा नागरिकों को संविधान, अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देती है। इससे वे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। दूसरा देखिए क्या भूमिका है, राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। शिक्षा राजनीतिक प्रक्रियाओं, चुनावों, नीतियों के प्रति सजगता लाती है किसी भी व्यक्ति के अंदर। इसके बाद फिर देखिए तीसरी भूमिका क्या है कि समानता और सामाजिक न्याय लाती है। शिक्षा के द्वारा देखिए जाति, वर्ग, लिंग के भेदभाव को समाप्त करके समानता स्थापित किया जाता है। चौथी भूमिका क्या है, यह राष्ट्रीय एकता और एकीकरण का कार्य करती है। शिक्षा भारत की विविधता में एकता और देशभक्ति की भावना को क्या करती है, प्रबल करती है। और फिर देखिए पांचवा भूमिका क्या है, नेतृत्व का निर्माण, यानी शिक्षा समाज के लिए जिम्मेदार, नैतिक और प्रभावशाली नेताओं का निर्माण करती है। तो ये था शिक्षा का भूमिका। अब देखिए भारतीय संदर्भ में शिक्षा का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य वो हम लोग देख लेते हैं, यानी भारतीय संविधान में भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का किस तरीके से जो है प्रावधान है, क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए संविधान और शिक्षा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे देश के संविधान में शिक्षा से क्या क्या संबंधित बातें कही गई हैं। तो देखिए अनुच्छेद जो 45 है उसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उसके बाद फिर देखिए जो अनुच्छेद 46 है वो क्या कहता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। फिर देखिए अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार दिया जाना है। ठीक है। अब देखिए इसके अलावा अपने देश में कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां भी लागू की गई। देखिए जिसमें 1968 की शिक्षा नीति, 1986 की और वर्तमान जो अभी चल रही है 2020 की। इन नीतियों का निर्माण राजनीतिक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप, यानी जिस प्रकार का राजनीतिक दृष्टिकोण जिस समय में था तो उसी प्रकार की शिक्षा नीति बनाई गई और देश की आवश्यकताओं के अनुसार उसको विकसित किया गया, अपने देश के नागरिकों को उसको प्रदान किया गया। इसके बाद फिर देखिए आरक्षण और समान अवसर। इससे देखिए क्या हुआ कि पिछड़े वर्गों को, अनुसूचित जातियों को, महिलाओं को आरक्षण नीति के तहत राजनीतिक निर्णय जिसने शिक्षा में समानता लाई, यानी इन प्रकार के जो वर्ग के लोग थे उनको देखिए आरक्षण दिया गया और जिससे क्या हुआ कि शिक्षा में सभी के लिए समानता आई। शिक्षा और राष्ट्र का निर्माण। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा को देखिए राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और विकास का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना गया। इसी के माध्यम से इन सारी चीजों को बेहतर करने का प्रयास किया गया और अपने देश के नागरिकों में विकसित किया गया। अब देखिए विभिन्न प्रकार के जो विचारक हैं उनके क्या मत हैं। तो गांधी जी का देखिए मत क्या है कि शिक्षा व्यक्ति को स्वावलंबी और जिम्मेदार नागरिक बनाती है। जॉन ड्यू क्या कहते हैं कि लोकतंत्र केवल सरकार की प्रणाली नहीं है बल्कि यह शिक्षा का आदर्श भी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या कहते हैं कि शिक्षा राष्ट्र की आत्मा है जो उसकी राजनीति को दिशा देती है। यानी शिक्षा के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित 3 महान व्यक्तियों के द्वारा शिक्षा के बारे में कहा गया है। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि शिक्षा के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का कि शिक्षा और राजनीति एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। जहां शिक्षा लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करती है वहीं राजनीति शिक्षा को नीति और संसाधन प्रदान करती है। यानी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। राजनीति क्या करती है, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नीतियां बनाती है और वही बेहतर शिक्षा फिर राजनीति को क्या करती है, सुशिक्षित करती है। अतः देखिए क्या कहा जाता है कि शिक्षा राजनीतिक चेतना का आधार है और राजनीति शिक्षा का संरक्षण। ठीक। अब देखिए हमारे देश के मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों में किस तरीके से शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका परिचय। परिचय का मतलब भारत के संविधान के बारे में। भारत का संविधान देखिए
एक लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना करता है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का परिकल्पना करने का अर्थ क्या है कि प्रत्येक नागरिक को समान अवसर, न्याय और स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। शिक्षा इस उद्देश्य की पूर्ति का प्रमुख साधन है। संविधान में मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य तीनों ही शिक्षा से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो मौलिक अधिकार और शिक्षा, इसको देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स एंड एजुकेशन। तो हमारे देश के संविधान का देखिए जो भाग 3 है उसमें अनुच्छेद 12 से जो 35 अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। और मौलिक अधिकार जो है नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता प्रदान करते हैं। अपने देश में देखिए शिक्षा से संबंधित जो प्रमुख मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 14 है, जिसमें क्या कहा गया है कि समानता का अधिकार, यानी सभी को समान शैक्षिक अवसर मिलना चाहिए। दूसरा देखिए अनुच्छेद है अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 15(4). इसमें देखिए क्या कहा गया कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और राज्य जो है पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। यानी कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको उचित प्रकार की सही शिक्षा प्रदान की जाएगी। राज्य जो है पिछड़े वर्गों के लिए विशेष तरह से उपाय प्रावधान कर सकता है। तो ये राज्य को अलग से अधिकार दिया गया है। इसके बाद फिर देखिए अनुच्छेद 16 है, ये क्या कह रहा है कि सरकारी सेवाओं में समान अवसर जो शिक्षा के माध्यम से ही संभव है ये भी दिया जा सकता है। उसके बाद फिर देखिए आपका अनुच्छेद 19(1)(a) है, इसमें क्या कहा जाता है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करेगा, यानी शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्र चिंतन को इससे बढ़ावा मिलेगा। यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जब दी जाएगी तभी कोई विद्यार्थी अच्छे तरीके से स्वतंत्र रूप से अपने चीज़ों के बारे में सोच सकेगा, अपने पढ़ाई लिखाई में अच्छे तरीके से चीज़ों को कर पाएगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 21(a) है, ये क्या कहता है, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। और इसको लाया कब दिया गया था? इसको 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में लाया गया था। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 25 से 28 है, ये क्या कहता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, यानी किसी को अपनी शिक्षा धार्मिक आधार पर देने से नहीं रोका जा सकता। यानी विशेष धर्म के लोग जो हैं अपनी शिक्षा व्यवस्था को धर्म के आधार पर दे सकते हैं। इसी प्रकार से देखते होंगे आप लोग कि विभिन्न प्रकार के धार्मिक स्कूल भी अपने देश में देखने को मिलते हैं। इसके बाद फिर देखिए अनुच्छेद जो 30 है वो अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार देता है। यानी अल्पसंख्यकों को अपने लिए, अपने लोगों के लिए शिक्षण संस्थान स्थापित करने की जो अनुमति है वो अनुच्छेद 30 से। तो इस तरीके से देखिए जो है मौलिक अधिकारों में शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो इससे संबंधित देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में आया था, इसके द्वारा देखिए अनुच्छेद 21(a) जोड़ा गया, जिसने शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। यानी इसके पहले शिक्षा जो है मौलिक अधिकारों में नहीं थी, बल्कि कहाँ पर थी? नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक कर्तव्य। इसके बाद फिर देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व और शिक्षा, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शिक्षा से संबंधित क्या क्या प्रावधान किए गए। तो जैसा कि देखिए हमारे देश का जो संविधान का भाग 4 है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक है और इसको क्या कहा जाता है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ये तत्व सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। यानी एक प्रकार से सरकार के लिए क्या देते हैं? ये मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि सरकार को इन चीजों को करना चाहिए। देखिए इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना। इसमें देखिए कौन कौन से अनुच्छेद जो है शिक्षा से संबंधित जुड़े हुए हैं या शिक्षा से संबंधित प्रावधान करते हैं। जिसमें देखिए अनुच्छेद 38 जो है वो क्या कहता है कि राज्य ऐसा सामाजिक व्यवस्था बनाए जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित हो। यानी शिक्षा इसका क्या है? आधार है। दूसरा अनुच्छेद देखिए क्या है? अनुच्छेद 39(1) है, यह बच्चों को स्वस्थ विकास और शिक्षा का अवसर मिलने की बात कहता है। यानी किसी देश के बच्चों को, अपने देश के बच्चों को क्या मिलना चाहिए? स्वस्थ विकास होना चाहिए उनका और शिक्षा का उनको अवसर मिलना चाहिए। इसके बाद फिर देखिए जो अनुच्छेद 41 है वो क्या कह रहा है कि बेरोजगार, वृद्ध और बच्चों के लिए शिक्षा एवं सहायता का अधिकार दिया जाना चाहिए। फिर देखिए अनुच्छेद 45 क्या कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो अब 0 से 6 वर्ष तक बाल देखभाल हेतु संशोधित कर दी गई है। तो ये प्रावधान बहुत पहले से था, इसी के आधार पे ही जो 21(a) का संशोधन
करके बनाया गया है वो इसी आधार पर किया गया। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 46 है, ये अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग की शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। फिर अनुच्छेद देखिए 51A है, यह देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता आदि भावना विकसित करने की बात करता है। शिक्षा का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इससे संबंधित देखिए नोट के रूप में क्या है, यह जो नीति निर्देशक तत्व है ये न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है, यानी ये न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। ये सरकारों की इच्छा के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनकी क्षमता योग्यता के आधार पर। देखिए नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है, परंतु शासन चलाने के लिए यह मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। अब देखिए मौलिक कर्तव्य और शिक्षा, किस प्रकार से मौलिक कर्तव्यों में शिक्षा से संबंधित बातें कही गई हैं, प्रावधान किए गए। तो मौलिक कर्तव्य देखिए हमारे देश के संविधान में भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत दिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य जो है नागरिकों को जिम्मेदार बनाते हैं ताकि वे राष्ट्र के निर्माण में भाग ले सकें। यानी एक प्रकार से क्या है, हमारे देश के नागरिकों के लिए कर्तव्य हैं और ये क्या बनाते हैं, उनको जिम्मेदार बनाते हैं। इसमें देखिए शिक्षा से संबंधित प्रमुख कौन कौन से कर्तव्य बताए गए हैं। तो अनुच्छेद 51A के अंतर्गत देखिए क्या पहला कर्तव्य क्या है कि संविधान का, राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रगान का सम्मान करना। शिक्षा से कैसे संबंधित हुआ, नागरिक शास्त्र और नैतिक शिक्षा का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरा देखिए इसमें क्या है कि महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना, इसका मतलब कि लैंगिक समानता पर आधारित शिक्षा की बात करता है। तीसरा देखिए क्या है कि मिश्रित संस्कृति और एकता को बढ़ाना, तो यह क्या करता है, यह राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करता है, किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। इसके बाद फिर देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और सुधारवादी सोच विकसित करना, तो यह कैसी शिक्षा की बात करता है, आधुनिक शिक्षा का यह प्रमुख उद्देश्य, यानी आधुनिक शिक्षा इसी तरीके की सोच विचार को विकसित करने की बात करती है। इसके बाद फिर देखिए सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से बचना, तो यह क्या करता है, नैतिक शिक्षा के अंतर्गत नागरिक जिम्मेदारी को विकसित करता है। और उसके बाद सबसे लास्ट में अंत में माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दें। ये कब लाया गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है। अब देखिए शिक्षा और संविधान के इन तीनों तत्वों का आपस में क्या रिलेशन है, ये तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। तो देखिए पहला मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार देखिए शिक्षा से कैसे रिलेटेड है, व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करनी है तो वो सरकार से अपने अधिकार के रूप में इसको मांग सकता है। नीति निर्देशक क्या करते हैं, यह राज्य को शिक्षा प्रदान करने का दायित्व सौंपते हैं, यानी किसी भी सरकार को क्या करते हैं, जिम्मेदारी देते हैं कि अपने देश के नागरिकों के लिए शिक्षा के लिए आपको ये चीजें करनी है। और ये क्या करते हैं, ये नागरिकों को कहते हैं कि आपको शिक्षा अगर नहीं मिल रही है, सही सुविधा नहीं दिया रही, तो आप सरकार से मांग कर सकते हैं, आप उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। अब मौलिक कर्तव्य क्या कहते हैं कि नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने और दूसरों को दिलाने की जिम्मेदारी देते हैं, यानी ये कहते हैं कि आप खुद भी शिक्षा प्राप्त करिए और दूसरों को शिक्षा दिलाने का प्रयास करिए। तो इस तरीके से तीनों जो है शिक्षा से बेहतर तरीके से जुड़े हुए हैं। तो देखिए इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार शिक्षा का अधिकार देते हैं, नीति निर्देशक तत्व राज्य को यह अधिकार लागू करने की प्रेरणा देते हैं, और मौलिक कर्तव्य नागरिकों को इसे निभाने की जिम्मेदारी देते हैं। ठीक है। अब देखिए इनका संपूर्ण रूप से कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, सम्मिलित रूप से, कि शिक्षा जो है भारतीय संविधान की आत्मा में निहित है। यह न केवल अधिकार है बल्कि कर्तव्य भी है, और शिक्षा ही वह माध्यम है जो मौलिक अधिकारों की रक्षा, नीति निर्देशक तत्वों की पूर्ति और मौलिक कर्तव्यों के पालन को संभव बनाती है। अतः क्या कहा जा सकता है कि संविधान का मूल उद्देश्य क्या है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और शिक्षा के माध्यम से ही इसको साकार किया जा सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आज जो है आपका ये 7वां यूनिट जो था आपके इस पेपर से रिलेटेड, वो मेरे द्वारा आप लोगों को अच्छे तरीके से अध्ययन करा दिया गया। आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आप लोग इन चीज़ों को अच्छे तरीके से अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि किसी न किसी पार्ट से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आपको अवॉइड नहीं करना है। ये देखिए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य आपके केवल एक ही यूनिट से रिलेटेड है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है।
तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए। इसके आगे वाली क्लास में आपके इस पेपर का जो अंतिम यूनिट होगा 8वां यूनिट, उसको भी मैं अध्ययन करा के और उसके बाद फिर आप लोगों का जो प्रैक्टिकल का सिलेबस दिया गया है कि प्रैक्टिकल में आप लोगों को कैसे कैसे किस तरीके की फाइल बनानी है वो भी मैं बता दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपका ये जो सिलेबस है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।